दिया गया है। एग्री प्रोग्राम से 1.7 करोड़ के किसानों को फायदा होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि किसानों को खेती का उचित मुआवजा मिलेगा। बिहार के किसानों को स्पेशल पैकेज, बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों को खेती का उचित मुआवजा मिलेगा और बिहार के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का भी जिक्र किया गया है, जो कि जनधन कृषि योजना पर होगा और कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाने पर जोर देने की बात की गई है। अतुल साहब, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, एक तो आपकी नॉर्मल इनकम हो गई, दूसरी इनकम आपकी स्पेशल इनकम हो गई। अगर इस घोषणा में देखा जाए तो ये जो नए टैक्स की बात की गई है, वो उस टैक्स को कैसे समझें? देखिए, जो ये घोषणा है, अगर आप देखेंगे तो एक आम व्यक्ति के लिए उसके पास जो सरप्लस, अगर आप देखें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जो फ़र्क है, पहले ओल्ड रिजीम में आदमी को टैक्स बचाने के लिए, आम आदमी को टैक्स बचाने के लिए सेविंग्स करने पड़ते थे, और वो सेविंग्स जब वो करता था तो कहीं ना कहीं अपने खर्चे को कम करके सेविंग्स करता था, इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, वो गवर्नमेंट स्कीम्स में सेविंग करता था जिससे टैक्स उसका बच जाए। उस पर उसकी जो नॉर्मल रिटर्न होती थी, नॉर्मल इनकम, वो 5 से 6% ही हुआ करती थी। लेकिन आज जो पैसा उसके पास सरप्लस बच रहा है, उस सरप्लस को अगर वो शेयर मार्केट में लगाता है, वो प्रॉपर्टी में लगाता है, तो उसका रिटर्न कहीं ना कहीं 10, 12, 15% बढ़ रहा है। यानी कि उसको 10 से 15% के बीच का रिटर्न मिल रहा है, जो नॉर्मल रिटर्न से कहीं ज़्यादा है, जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम उसका इनकम का सोर्स बढ़ा रहे हैं, और जब हम उसका इनकम का सोर्स बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली टैक्स कलेक्शन भी आगे आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ेगी। इंटरेस्ट के अलावा अगर कैपिटल गेन इनकम है तो उसको स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं हमारे जो आम व्यक्ति है उसकी इनकम बढ़ाने को बनाइए। रैजा साहब है इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। रैजा साहब, इस बजट को कैसे देखते हैं? विकसित भारत के इस बजट को आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा बजट है। अगर हम आम आदमी के एंगल से देखें, मिडिल क्लास के एंगल से देखें, तो ये जो बजट मैं बोलूँगा कि मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत भी है और उनकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है। इससे डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों का बढ़ेगा और इनको जो है, इनकी एक्सपेंसेस जो है, दे कैन कंज्यूम मोर. So consuming more means again growth of the economy and bring them into the main line. दूसरा इसका आप मानते हैं कि इसको रियलिटी सेक्टर को एक बूम मिलेगा, क्योंकि जो 1 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति महीना कमा रहा है, और अगर सरकार पहले ये 7 लाख तक थी और अगर अब इसको बढ़ा दिया है, और जिस तरीके से रियलिटी सेक्टर में पहले से ही बूम देखा जा रहा है, लेकिन अब लोगों के पास पैसा आ गया है, वो पैसा खर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों की सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि एक अपना सुंदर सा घर हो। तो घर के लिए मुझे लगता है रियलिटी सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बूम की स्थिति। बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं रियलिटी सेक्टर के लिए। रियलिटी सेक्टर के लिए सब्सटेंशियल 1 लाख करोड़ का जो है फर्दर प्रोविजन किया है फॉर अर्बन रिजुविनेशन। उसको अर्बन चैलेंजेस को सारे मीट करने के लिए जो 1 लाख करोड़ का प्रोविजन है, हम देखेंगे हमारे सारे सिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ओवरऑल स्काईलाइन चेंज होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेकंड मूव लिया गया है। इसके बाद क्योंकि पीछे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बैड फेज से निकला था, तो प्रोजेक्ट स्टकअप थे। ऑलरेडी ऑल्दो स्वामी फंड से 40,000 यूनिट्स का ऑलरेडी प्रोविजन हो चुका था, इस साल 50,000 का कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल 15,000 करोड़ का और प्रोविजन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें और भी बैंक और इन्वेस्टर्स भी पूल इन कर सकते हैं। 1 लाख और फर्दर घरों को कंप्लीट करके देना। अब आप ये देखें कि अगर इतने लोगों का पैसा फंसा हुआ अनलॉक होता है आज अगले 1-2 साल में जी, वो पैसा मार्केट में आएगा। वो लोगों के एक किसी के अगर 8 साल के 10 साल के फंसे हुए पैसे होंगे, अगर उसके 80% पैसे फंसे हुए थे, सिर्फ 20% पैसे का सपोर्ट देके उसको तो पूरा अगर उसका 1 करोड़ का था, उसका पूरा 1 करोड़ रुपया सर्कुलेशन में आ गया। सो मल्टीपल इफेक्ट होगा, इसका मल्टीपल इफेक्ट होगा, क्योंकि जो स्टक मनी था, कैपिटल था, दैट विल गेट इनटू सर्कुलेशन अगेन फॉर आम आदमी पार्टी, फॉर आम आदमी। आम आदमी जो है वो इसमें सर्कुलेट करेगा जब सारा पैसा वापस
बिल्कुल तो मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, इसलिए लिहाजा आम आदमी पार्टी निकल गया। अश्वनी राणा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अश्वनी राणा जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी साहब, अर्थव्यवस्था दबाव में होने के बावजूद भी सरकार ने आम आदमी को, खासकर नौकरी पेशा वर्ग को, जो कि एक बड़ी आबादी है, उसको बड़ा संकेत दिया है। किसानों के लिए भी संकेत है, रियलिटी सेक्टर के लिए संकेत है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी संकेत है। कैसे देखते हैं आप बजट को? देखिए, सरकार ने रोजगार सृजन और डेवलपमेंट दोनों के ऊपर फोकस किया है। एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस किया है। किसानों को जो लोन है वो 3 लाख से 5 लाख केसीसी का कर दिया है और उनको और जो है बाकी मदद दी जाएगी। शहरों के विकास के लिए 50 ऐसी शहर जो कि पर्यटन की दृष्टि से तो उससे भी रोजगार सृजन होगा। फिर ये जो अभी जिनके प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं उनके लिए किया है। सीनियर सिटीजन के लिए जो 50,000 रुपए का जो इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स, उसको 1 लाख रुपया कर दिया है। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, उसके हाथ में, उसके पॉकेट में कुछ पैसा आने की। और वो जो सरप्लस फंड, जो सरप्लस पैसा आएगा, उससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आएगा और इकोनॉमी को जो है बूम मिलेगा। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं, और ये इतने साल के बाद जो है लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी 12 लाख, लोग सोच रहे थे 8 लाख रुपए या 9 लाख तक टैक्स का फायदा हो जाएगा, लेकिन 12 लाख रुपए करके। लेकिन उसके पीछे भी एक जो सरकार की सोच है वो है आपका अभी जो पे कमीशन आने वाला है, क्योंकि पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी बढ़ने वाली है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस दृष्टि से सरकार ने पहले ही उसको जो है प्लान कर दिया है कि उनको उसमें राहत मिले, नहीं तो उनको जितना देंगे उससे ज्यादा वो टैक्स में चला जाता। तो उससे पहले ही सरकार ने जो है ये किया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ओवरऑल सबको उसका जो है बेनिफिट मिलेगा। और अभी तो जो इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनकम टैक्स का कोड आएगा, उसके बाद और इसका सिंप्लीफिकेशन होगा इनकम टैक्स का और बाकी टैक्सेस का। तो वो भी एक बहुत बड़ी राहत जो है टैक्स पेयर को मिलेगी। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर जो है इसके अंदर जुड़ेंगे और उनकी भागीदारी होगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इकोनॉमी के अंदर जो है बूस्ट आएगा, क्योंकि इनफ्लो हमारा जो है वो बढ़ेगा। जी, प्रदीप गोयल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। प्रदीप साहब, आप कैसे देखते हैं इस विकसित भारत के बजट को? प्रदीप जी। मेरी राय में ये बजट को अगर हम नंबर दें 10 में से तो 11 नंबर मिलने चाहिए। क्या बात है? इतना बढ़िया बजट जो मोदी जी के नेतृत्व में लेके आए हैं, ये अभूतपूर्व बजट है। अब आप देखें इस बजट की खासियत क्या है, मैंने 11 नंबर क्यों दें। इस बजट में अगर आप ध्यान दें तो दिस इज अ सिटीजन फर्स्ट बजट। हर भारतीय नागरिक को भारत की जड़ तक, हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच रहा है, चाहे वो फार्मर हो एग्रीकल्चर के थ्रू, चाहे वो माइक्रो एंटरप्राइज हो उसके थ्रू, क्रेडिट एनहांसमेंट है उसके थ्रू, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज है उसके थ्रू, हेल्थ स्कीम्स हैं उसके थ्रू, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हैं उसके थ्रू। आप देखें कोई भी सरकार एक बजट में पूरे देश के बारे में कितना सोच सकती है, इस बजट की सोच की गहराई तक हमें जाना चाहिए और उसका अनुमान तभी लग पाएगा कि सबका ख्याल कैसे रखा गया। सबका ख्याल ऐसे कैसे बजट हमारे देश की जो नींव को सुदृढ़ करते जा रहे हैं और बहुत आगे हमारा देश जाएगा। हर व्यक्ति के ग्रोथ से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से हमारा देश, कोई कारण नहीं है कि ये सिर्फ हमारा डेवलप्ड देश नहीं बनेगा, मगर एक ये एग्जेम्पलरी कंट्री बनेगा जिस पे पूरा विश्व देखेगा कि ऐसा देश भी भारत हो सकता है। हमें भारत के नक्शे कदम पे चलना चाहिए और अपने देश को भी इसी प्रकार से सुदृढ़ बनाना चाहिए। ये बड़ी चीज है और कहीं ना कहीं दबाव में मध्यम वर्गीय था। अतुल साहब मेरे साथ बने हुए हैं। क्योंकि पे कमीशन का जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आम आदमी का बजट है और आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये सीमा को बढ़ाया गया है। और एक बहुत अच्छी बात इस बजट में आपने देखी होगी, पीछे सरकार एक अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी कि अगर आप गलती से भी अपनी रिटर्न ठीक से नहीं भर पाए हैं, कोई ऐसी इनकम है जो आप डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से उस इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन उसका पीरियड उन्होंने 2 साल दिया था।
अब इस बजट में सरकार ने 4 साल पीरियड उसका कर मतलब दिया। टैक्स टेररिज्म तो की जो बात की जाती है उसमें correct. थोड़ा सा राहत देने की Yes. कोशिश की गई है। अभी टैक्स बिल भी आने Yes. वाला है, तो हो सकता है कुछ और राहत दी जाए। लेकिन किसानों के लिए, खेती के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस देश में अगर भारत की आत्मा कहीं बसती है तो वो गांव में बसती है। तो गांव में किसानों के लिए कितनी राहत की बात की गई है, उन्हें क्या कुछ देने की कोशिश की गई है इस बजट में, सीधे चलते हैं। मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष साहब, किसानों के लिए, कृषि के लिए यह बजट कैसा है, बताइए। देखिए, दोनों ही तरह की प्रतिक्रिया हैं। एक तरफ जहां सरकार ने जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बढ़ाई है, 3 से 5 लाख किया है, इसका ये स्वागत होना चाहिए। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट दिया है, जो कि 1 लाख करोड़ से 2 करोड़ के आसपास का, जो 200 करोड़ के आसपास का जो इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिया इंफ्रा को, तो निश्चित तौर पे इसके लंबे समय में कुछ पॉजिटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे कृषि क्षेत्र में। लेकिन जो जरूरी चीज है जहां सरकार मिस आउट कर गई है वो है किसान की आय। तुरंत आज की तारीख में हम लोग जो आईसीयू में हैं, इस वक्त अच्छे कपड़े या बाल संवारने से काम नहीं चलेगा। भविष्य में आपको अच्छा बिस्तर हम दे देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। सवाल ये है कि आज जो किसान आईसीयू में है उसकी जो इनकम है वो कैसे बढ़े, जिस तरीके से वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा जा रहा है, उस परिस्थिति को इस बजट में पूरी तरीके से अनदेखा किया गया है और ये एक थोड़ा सा नकारात्मक बात है। जी मनीष जी आप मेरे साथ रहें। मनीष जी आप मेरे साथ रहें। किसानों को लेकर इस बजट में, मैं आपके पास आ रहा हूं, किसानों को लेकर इस बजट में निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, एक बार इसे सुन लेते फिर आपकी राय। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. बीज मिशन की बात यहां पर की गई है, कपास उत्पादकता की बात की गई है, यहां पर किसानों के लिए राहत की बात की गई है, 5 लाख क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन मनीष जी आपका कहना था कि जो खेती को फायदे का धंधा बनाने की बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, कैसे? देखिए, जब हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो एक बुनियादी बात है जो सरकार या नीति निर्धारक लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर किसान सिर्फ गेहूं और धान पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास एक प्राइस स्टेबिलिटी है। सरकार की मैक्सिमम जो एमएसपी पे खरीद है वो इन 2 फसलों में होती है। आप बाकी की फसलों को आप छू ही नहीं रहे हैं। बाकी की फसलों पे आप उस तरह का जो एक एश्योरेंस है इनकम का, वो एश्योरेंस आप किसान को दे नहीं पा रहे। वो डाइवर्सिफाई करे तो करे कैसे? छुट्टा जानवर है, आवारा पशु है, जंगली जानवर है, उससे उसकी फसल को बचाने का कोई प्रोविजंस आ नहीं रहे हैं। कोई बड़े कदम जमीनी स्तर पे उठाए नहीं जा रहे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफाई करे कैसे किसान? मैं पश्चिम यूपी से आता हूं, खुद एक प्रैक्टिसिंग फार्मर भी हूं, किसान भी हूं। आप समझिए कि अगर हम लोग गन्ने की जगह कोई भी दूसरी फसल बोते हैं तो हमारे यहाँ जो नील गाय है या आवारा पशु है वो उस फसल को तहस नहस कर देते हैं। एक बड़ी तो समस्या। जब तक आप किसान को एक सिक्योरिटी नहीं देंगे उसकी इनकम पे, अभी देखिए बहुत वाहवाही हो रही है मिडिल क्लास को लेकर। मिडिल क्लास इस देश में बड़ा तबका है, एक बड़ी आबादी है जिसको राहत मिली है इस बजट के अंदर, कोई इससे इंकार नहीं करेगा। लेकिन क्या मिडिल क्लास से भी बड़ा तबका कृषि क्षेत्र का नहीं? क्या जो जमीन पे जो हमारे जो किसान हैं, जो जमीन जिनके पास है, और खासतौर पे वो वर्ग भी जो किसानों पे आधारित अपना जीवन चला रहे हैं, चाहे वो भूमिहीन मजदूर है या वो बाकी लोग हैं, जो एग्रीगेरियन जो इकोनॉमी है,
सवाल उसके ऊपर है। इंफ्रा अपने बिल्कुल आप आपने में सही एक कहा, और long करीब term करीब से project देश में होता करीब है। 85% Instant में हमें जो चाहिए करीब वो 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम की जमीन है। उनके बारे में सरकार की क्या योजना है, उनके बारे में सरकार की क्या घोषणा। लेकिन इन सबके बीच राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। राजनाथ सिंह क्या कहते हैं, सुनिए। एलोकेशन किया गया है, ये पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19% अधिक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल के बजट में कैपिटल हेड के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऐसा है, इसे काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद कर दो, बहुत लेंथी कर दिया, बहुत कोई जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। किसान को, गांव के जो भूमिहीन किसान है उनका, ग्रामीण उस पर ज्यादा जाना चाहिए। उसकी जमीन जा रही, महंगाई बढ़ रही, फसलों के दाम नहीं है, सरकार फैसिलिटी दे, कर्जे माफी पे, बिजली पे, मेडिकल फैसिलिटी पे, उसकी एजुकेशन पे, उन पर सरकार ध्यान लगावे। अब उम्मीद है कि देखो क्या करते हैं, उम्मीद तो लगा के चलते हैं कि भाई सरकार करे। किसानों के लिए ऋण की बात कर रही है किसान सरकार, कर्जा देने की बात करते हैं, वो कर्जा कहाँ से उतारेंगे, यही तो